पितामही विद्यापीठ ज्ञान सागर ग्रंथमाला विभाग 3 कुटुंब शिक्षा के अंतर्गत ग्रंथों की संख्या 39 है। क्रमांक 105, ग्रंथ क्रमांक 96। अध्याय 24, एक वर्ष चले पाठ्यक्रमों का समापन समारोह। आज गीता जयंती थी। पितामही विद्यापीठ में बड़ी धूमधाम थी। एक वर्ष पूर्व विद्यापीठ में विविध पाठ्यक्रमों का प्रारंभ हुआ था। उन पाठ्यक्रमों को चलाने में आचार्यों की, छात्रों की और समाज के कई गणमान्य लोगों की बड़ी सक्रियता रही थी। एक मास पूर्व सारे पाठ्यक्रम पूर्ण हुए थे। पूर्व में निर्धारित हुआ था कि सभी पाठ्यक्रमों का समापन समारोह एक साथ करेंगे। आज का दिन भी उसके लिए निर्धारित किया गया था। अतः आज यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा था। कार्यक्रम में किस प्रकार के लोगों को बुलाया जाए, इसका भी विचार हुआ था। विद्यापीठ ने अभी नगर को ही कार्यक्षेत्र बनाया था। अतः नगर वासियों के सर्व वर्गों से प्रतिनिधि के रूप में लोग आए, इस दृष्टि से संपर्क किया था। अपेक्षित संख्या में ऐसे लोग आए भी थे। नगर में कार्यरत सभी सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र की संस्थाओं के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया था। नगर में एक विश्वविद्यालय भी था। उसके कुलपति जी तथा प्राध्यापक गण, महाविद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्राध्यापक तथा विद्यालयों के मुख्याध्यापकों को भी निमंत्रित किया गया था। सर्व प्रकार के छात्र अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित थे। कुल मिलाकर 700 के लगभग लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रार्थना, परिचय, प्रस्तावना तथा छात्रों का अनुभव कथन आदि कार्यक्रम हुए, परंतु एक छात्र का अनुभव कथन और कुलपति जी का वक्तव्य, ये दो प्रमुख बातें थी जिनकी विस्तार से प्रस्तुति देना यहाँ उचित होगा। वृद्ध छात्र का अनुभव कथन। मैं विश्व मोहन भट्टाचार्य, मेरी आयु 65 वर्ष। अभी 3 वर्ष पूर्व मैं सेवानिवृत्त हुआ। मैं विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विषय का प्राध्यापक रहा। अभी भी समाजशास्त्र का अध्ययन कर ही रहा हूँ। मैंने अब तक 1,000 से भी अधिक पुस्तकें पढ़ी हैं, 20 पुस्तकें लिखी हैं, 100 से अधिक विद्वत गोष्ठियों में भाग लिया है, 200 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं। आज भी समाजशास्त्र विषय का मेरा अध्ययन और अनुसंधान चल ही रहा है। ऐसी पार्श्वभूमि के साथ मैं विद्यापीठ के रमणीय वृद्धावस्था पाठ्यक्रम में छात्र के रूप में सहभागी बना हूँ। मैं एक अच्छे अनुशासन प्रिय छात्र की छवि बना पाया। नियमित रूप से उपस्थित रहा, कभी विलंब से नहीं आया, मनोयोग पूर्वक व्याख्यान सुने और मुझसे जो भी अपेक्षित था वह सब प्रामाणिकता पूर्वक और उत्साह पूर्वक किया। आज मुझे मेरे इस पाठ्यक्रम में सहभागी होने के अनुभवों को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसका मुझे हर्ष है। पहली बात तो यह है कि इस पाठ्यक्रम का शीर्षक सुनते ही मैं रोमांचित हुआ। वृद्धावस्था रमणीय हो सकती है, यह कल्पना ही अद्भुत है। उसे रमणीय बनाया जा सकता है। यह कथन उत्साह प्रेरक भी है, मन को आश्वस्त करने वाला है और शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर चुनौती देने वाला भी है। उसका अनुभव मैं कर रहा हूँ। सामान्यतः वृद्ध लोग भूतकाल में जीने लगते हैं, भूतकाल का स्मरण करते और करवाते रहते हैं। ते ही नो दिवसा गताः, अरे वे दिन तो अब गए, कहते हुए निराशा और हताशा में होते हैं। परंतु यहाँ मैंने समझा कि भविष्य में देखा जा सकता है, देखने की आवश्यकता है और आने वाले 30-40 वर्षों में प्रसन्न रहा जाता है और अन्य को भी प्रसन्न बनाया जाता है। प्रसन्नता बिखेरी जा सकती है, इसकी प्रतीति होना वास्तव में एक दैवी वरदान है। मैंने 40 वर्ष अध्यापन किया, 22 वर्ष की आयु में प्राध्यापक बना, 62 की आयु में सेवानिवृत्त हुआ, अध्यापक के रूप में यश संपादन किया। मैं समाजशास्त्र का अध्यापक रहा, फिर भी मेरे अपने जीवन के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। भारतीय समाज में 4 आश्रम होते हैं, यह मैं जानता हूँ। मैंने छात्रों को गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आदि के बारे में समझाया, विद्वानों की सभा में भाषण दिए, लेख लिखे, परंतु मैं गृहस्थाश्रमी हूँ, कभी ब्रह्मचारी था, अब वानप्रस्थ हूँ, यह मुझे कभी प्रतीत नहीं हुआ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वह मेरे पर लागू है, मेरे और अन्यों के जीवन के संदर्भ में पढ़ा रहा हूँ, उसे देखना चाहिए और जीवन विकास को लक्ष्य बनाकर पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की। मेरे अपने जीवन में
मैं प्रवाह पतित बनकर ही बहाया जाता रहा। एक विषय के रूप में मैंने यह सब पढ़ा और पढ़ाया, परंतु एक व्यक्ति के नाते, भारतीय समाज के एक अंगभूत घटक के नाते मैंने अपने विषय को जिए जाने वाले जीवन के साथ जोड़ना चाहिए, इसकी कल्पना तक नहीं की। अपनी वर्तमान शिक्षा पद्धति की कमी तो मैं बहुत गहराई से अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए मुझे इस विद्यापीठ का और उसके इस पाठ्यक्रम का विशेष महत्व लग रहा है। मैं यदि यहाँ छात्र नहीं बनता तो कितनी मूल्यवान बात से मैं वंचित रह जाता, इसकी कल्पना करके ही मैं सिहर जाता हूँ। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब इस पाठ्यक्रम में सहभागी बने। मैंने जीवन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं के विशिष्ट लक्षण होते हैं, विभिन्न क्षमताएं और मर्यादाएं, विशिष्ट आवश्यकताएं होती है, यह पहली बार सुना। यदि मैं मनोविज्ञान का छात्र होता तो ये बातें सुनता, परंतु समाजशास्त्र का छात्र रहा, इसलिए मैंने ये बातें नहीं सुनी। दोनों विषय की ये बातें एक ही व्यक्ति, एक ही समाज के जीवन में समान रूप से लागू है, परंतु एक साथ पढ़ाई नहीं जाती। मैं विद्वान अध्यापक था तो भी मुझे कभी यह बात नहीं सूझी। तात्पर्य यह है कि वर्तमान शिक्षा कितनी एकांगी है और जीवन निरपेक्ष है, यह बात बहुत शोचनीय है। अध्यापक जगत को मेरी प्रार्थना है कि हम इसे समझें और इस दिशा में कुछ करें। व्यक्ति के अपने जीवन में, व्यक्ति के सामाजिक जीवन में और समाज के जीवन में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों का कितना महत्व है, यह मेरे जैसा अपने आप को उच्च विद्या विभूषित मानने वाला और कहा जाने वाला व्यक्ति भी नहीं जानता। केवल यह दो विषय ही क्यों, अन्य विषय भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। इस तथ्य का आभास अब तो मुझे हो रहा है, परंतु मेरे विद्यार्थी काल में और अध्यापक जीवन में नहीं हुआ। यह क्या मेरी अकेले की स्थिति है? नहीं, मेरे जैसे सबकी है। जीवन के प्रथम 20 वर्षों में इसकी आवश्यक शिक्षा प्राप्त हो जानी चाहिए। यह कितना आवश्यक है, परंतु वह न तो विद्यालय में प्राप्त होती न घर में। यह बात अत्यंत शोचनीय है। अध्यापकों और माता पिताओं को इस बात का गंभीरतापूर्वक विचार करना ही चाहिए। इस पाठ्यक्रम में मुझे अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और मैंने बहुत सीखा। मैं वृद्ध हूँ, मेरे सामने अभी 35 वर्ष का दीर्घ जीवन है और मुझे इसे अच्छे से जीना है। मैं चाहूँ तो ऐसा हो सकता है। यह कितनी रोमांचित करने वाली बात है। 40 वर्ष का अध्यापक जीवन और आगे 40 वर्ष की वृद्धावस्था का मुक्त जीवन, क्या संयोग है, क्या भाग्य है। न मुझे अर्थार्जन की चिंता, न अन्यों के भरण पोषण के लिए उद्यम करने की विवशता या आवश्यकता है, न किसी की सेवा करने का दायित्व है। मुझे ही अन्यों से सेवा लेने का अधिकार है। मेरा भरण पोषण करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए पुत्र पुत्र वधू हैं, साथ में खेलने के लिए पौत्र पौत्रियां हैं। निश्चिंत जीवन है। अध्ययन स्वांतः सुखाय कर सकता हूँ, गायन वादन सुन सकता हूँ, मेरे अपने जीवन विकास का चिंतन कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ बिना किसी विवशता के। परंतु मुझे बहुत कुछ करना है। जो कुछ करना है उसे करने के लिए ही वृद्धावस्था बनी है। परमात्मा ने बड़ा सुअवसर दिया है, मैंने वह सब करने का निश्चय किया है। सबसे पहली बात, रुग्ण नहीं होना, और जो कुछ थोड़ी बहुत रुग्णता है उससे मुक्त होना। मेरी आयु के मित्रों सुनो, हम वृद्धावस्था को अस्वास्थ्य का पर्याय मान लेते हैं। रुग्ण होने में, दवाई खाने में गौरव का अनुभव करते हैं, कराहते हैं और कराहने का आनंद लूटते हैं। मुझे थोड़ी मात्रा में डायबिटीज है, कुछ मात्रा में रक्तचाप है, बद्ध कोष्ठ है, घुटने दर्द करते हैं, हृदय की रुग्णता होने का भय लगता है। मैं इन सब दर्दों के शमन के लिए दवाई भी खाता हूँ। मुझे दर्द है और दवाई खानी पड़ती है, इस बात की मुझे लज्जा भी नहीं थी। मैं इसे स्वास्थ्य मानता था, पर अब लज्जा का अनुभव करता हूँ। लोग कहते हैं कि इन रुग्णताओं से मुक्ति नहीं मिलती, इसके साथ ही जीना पड़ता है। दवाई भोजन के एक पदार्थ के रूप में लेनी होती है, परंतु मैंने इन सभी रोगों से 1 वर्ष के अंदर अंदर मुक्त होने का संकल्प लिया है। प्रारंभ तो हो ही गया है। प्रथम तो दवाई लेना बंद कर दिया है। इन रोगों से मुक्त होने के उपाय 4 बातों में हैं। एक है पथ्य सहित उचित आहार संयम, दूसरा है समुचित दिनचर्या, तीसरा है योग्य योगाभ्यास और चौथा है प्राणी मात्र से और मनुष्य मात्र से मित्रता।
हमेशा प्रसन्न रहना, घर के सब लोगों के अनुकूल बनकर रहना, जीवन चिंतन करना, आसपास के लोगों का व्यवहार और उसके प्रेरक तत्व जानने समझने का प्रयास करना, संयमी होना, युवा मनस्थिति रखना आदि सब इन 4 बातों के अंग हैं। मैं इन सब का अभ्यास कर रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ कि महाविद्यालय में किसी विषय की पढ़ाई कर प्रथम आने से भी यह कितना कठिन है। जीवन और जगत वृद्धावस्था से क्या अपेक्षा करते हैं और जगत जो अपेक्षा करता है वह कितनी उचित है या अनुचित है, यह समझने का प्रयास मैं शास्त्रों के मार्गदर्शन में करता हूँ। उचित अपेक्षाओं को पूर्ण करने की और अनुचित अपेक्षाओं का परिहार करने की क्षमता प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। यह सब करते हुए घर में और समाज में मेरी स्वीकृति बने, यही मेरी इच्छा है। मेरे घर में मेरा 35 वर्ष का पुत्र और 32 वर्ष की पुत्र वधू है। उनके 9 वर्ष के और 3 वर्ष के 2 पुत्र और 6 वर्ष की एक पुत्री है। मेरी पत्नी 62 वर्ष की है। मेरे बहुत ही अच्छे भाग्य से मेरे 90 वर्ष के पिता और 82 वर्ष की माता भी हैं। हम 4 पीढ़ियां और 9 व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। मेरी 2 पुत्रियों का विवाह यथा समय हुआ है। मेरे और 2 पुत्र अन्य नगरों में अपने परिवार के साथ रहते हैं। मेरा पुत्र और पुत्रवधू भौतिक विज्ञान के शोध करता हैं। उनका एक शोध संस्थान है। दोनों वहाँ साथ साथ काम करते हैं। पौत्र पोत्रियाँ पढ़ रहे हैं। मेरी माता और पत्नी घर को देखने में पुत्र वधू का सहयोग करते हैं। पिता घर में रहकर भी संन्यस्त जीवन ही जीते हैं। सब सुखी हैं, सब प्रसन्न हैं। फिर भी तनाव, खटखट, उद्यम, अपेक्षा भंग, गुस्सा, शिकायत आदि नहीं होते, ऐसा तो नहीं है। कभी कभी सभ्य पद्धति से झगड़ा भी हो ही जाता है और सभ्य पद्धति से उपेक्षा और अवमानना भी होती है। मैं मेरे परिवार की कथा नहीं बता रहा हूँ। मैं मुझे इस स्थिति में क्या करना है यह बता रहा हूँ। मैं सबके मनोव्यापारों का, मेरे मनोव्यापार का विश्लेषण करने का निरंतर प्रयास करता हूँ। यही मेरा स्वाध्याय है। सबके व्यवहार के प्रति मेरा प्रतिसाद कैसा होना चाहिए, इसे समझकर मेरा व्यवहार, मेरी वाणी, मेरा भाव बदलने का प्रयास करता हूँ। मुझे अब समझ में आया है कि स्वतंत्र होना और रहना बंधे हुए रहने से अधिक कठिन है। मुझे जब महाविद्यालय में जाकर पढ़ाना होता था तब मैं वहाँ के नियमों से बंधा था। मुझे उस व्यवस्था के अनुकूल बनना होता था। जब कुटुंब का दायित्व था तब उसे कार्य के अनुकूल बनाना होता था। मुझे स्वयं विचार करके कुछ नहीं करना था। अब मैं सर्व ओर से स्वतंत्र हूँ। तब मुझे अपने आप को स्वयं नियोजित करना है। अतः मुझे संयम और नियमन सीखना है। जीवन के हर क्षेत्र में संयम और नियम का पालन करना है। यह कितना कठिन है उसका अनुभव मैं पग पग पर कर रहा हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ा स्वाध्याय है। यह हो जाने के बाद अथवा कुछ मात्रा में इसे साध्य कर लेने के बाद मुझे अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ समायोजन करना है। मेरे माता पिता के प्रति मेरा धर्म क्या है यह समझना है। क्या अभी भी मेरे व्यवहार में मातृदेवो भव पितृदेवो भव का भाव झलकता है? मेरे जैसे उच्च विद्या विभूषित पुत्र के प्रति तो उनका अहोभाव दिखाई देता है। क्या वे मुझसे बड़े ही हैं? ऐसा अनुभव उन्हें मैं करवा सकता हूँ? मुझे यह देखना है। कुटुंब में मुझसे जो छोटे हैं उनका अनासक्त होकर अवलोकन करना मुझे सीखना है। उन्हें मैं 4 बातें उपदेश की कहूँ तो वे उनका स्वीकार करने की मनस्थिति में हो, ऐसा मैं करना चाहता हूँ। आगे चलकर उन्हें मुझसे जीवन के बारे में सीखने जैसा लगे, उसी में मेरा यश है। उपदेश थोपा नहीं जाता, ग्रहण किया जाता है। अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि मैं अभी वानप्रस्थ हूँ। मेरा वानप्रस्थ तो आज से 15 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो गया है, परंतु मुझे उसका पता अब चला है। 15 वर्ष मैंने गृहस्थ बनकर ही बिता दिए। 3 वर्ष पूर्व तक मैं नौकरी से बंधा रहा और कुटुंब से आसक्त रहा। चाह कर भी मैं कुटुंब से मुक्त नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरे पुत्र पुत्रियों के विवाह तो होने थे। फिर भी 8-10 वर्ष पूर्व तो वानप्रस्थ हो ही सकता था। खैर, जो होना था वह तो हो गया, परंतु अब मुझे शीघ्रतापूर्वक वानप्रस्थ होने का अभ्यास करना है। मेरे पास केवल 10 वर्ष है। इन 10 वर्षों में वानप्रस्थ होकर समाज सेवा करनी है। यह कार्य तो मैं आज से ही प्रारंभ कर देता हूँ। आज ही मैं घोषणा करता हूँ कि पितामही विद्यापीठ के कार्य के लिए मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। कुलपति जी की योजना के अनुसार मैं कार्य करूँगा। पितामही विद्यापीठ के रमणीय वृद्धावस्था पाठ्यक्रम में छात्र बनकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब मेरा अध्ययन शुरू हुआ है।
मैं 100 वर्ष जीने की कामना करता हूँ। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक ने 100 वर्ष जीने की कामना करनी चाहिए। भले ही मेरा भाग्य से आयु कम अधिक हो, मेरा नियोजन 100 वर्ष का होगा। अभी मेरे पास 35 वर्ष हैं। मैं इन 35 वर्षों के बारे में विचार कर रहा हूँ। मैं अध्यापक हूँ, अध्ययन मेरा स्वभाव है। भारतीय जीवन व्यवस्था का अध्ययन मैं कर सकता हूँ। अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर ग्रंथ लेखन कर सकता हूँ। मेरे अध्यापक मित्रों को इस पाठ्यक्रम के छात्र बनने का आह्वान कर सकता हूँ। उनके साथ मिलकर मैं विपुल मात्रा में विद्यापीठ के लिए आवश्यक ग्रंथों का निर्माण कर सकता हूँ। मेरा शेष जीवन आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च हो, ऐसी मेरी कामना रहेगी। मुझे यहाँ अनुभव प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसलिए मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। भट्टाचार्य जी का अनुभव कथन सुनकर अनेक श्रोता स्तब्ध रह गए। शिक्षा का एक पक्ष यह भी होता है, इसकी प्रतीति अध्यापकों को हो रही थी। अनेक प्रौढ़ और वृद्ध श्रोता रोमांचित थे। अब समय था आचार्य वरदलक्ष्मी के वक्तव्य का। श्रोताओं की उत्सुकता के प्रतिसाद के रूप में उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया। आचार्य वरदलक्ष्मी का वक्तव्य। इस नगर के और नगर से पधारे हुए सभी सुज्ञ श्रोताजनों को मेरा नमस्कार। इस विद्यापीठ के कार्यक्षेत्र और कार्य पद्धति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगी। सुनते समय आपके मन में विचार चलता रहेगा। वक्ता श्रोता के सहचिंतन से विषय को ठोस स्वरूप प्राप्त होगा। 1. हमारे देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी कोई कमी है तो यह है कि हमारी शिक्षा जीवन के साथ नहीं जुड़ी है। श्री भट्टाचार्य के अनुभव कथन से यह आपको प्रखरतापूर्वक ध्यान में आया है। शिक्षा का प्रथम और अनिवार्य सूत्र यही है कि वह जीवन के लिए है, जीवन विकास के लिए है, जीवन से जुड़ी हुई है और जीवन के साथ ओतप्रोत होकर रहती है। शिक्षा कोई भौतिक पदार्थ या यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, वह एक जीवमान गतिविधि है। वर्तमान में हमने शिक्षा को यांत्रिक और भौतिक बना दिया है, जो हमें पैसा तो कमा कर देती है परंतु जीवन का विकास नहीं करती। इस शिक्षा के परिणाम स्वरूप मनुष्य एक सजीव नहीं बनता, वह एक भौतिक पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगता है। पितामही विद्यापीठ ने इस सूत्र को पकड़ा है। शिक्षा को जीवन विकास के साथ जोड़ने का हमारा यह प्रयास है। 2. यह जीवन विकास केवल व्यक्ति का नहीं हो सकता, एक साथ संपूर्ण राष्ट्र का होता है। वर्तमान शिक्षा का दूसरा दोष यह है कि वह जीवन को खंड खंड में देखती है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न और स्वतंत्र समझती है। मनुष्य को शेष सृष्टि और से भिन्न और स्वतंत्र समझती है और इस खंडात्मक चिंतन के आधार पर सारी व्यवस्थाएं खड़ी करती है। इसी के साथ जुड़ा दोष यह है कि एक एक व्यक्ति को केंद्र बनाकर उसके विकास का विचार करती है। मनुष्य को भौतिक पदार्थ तो वह पहले ही बना चुकी है। मनुष्य और मनुष्येतर सृष्टि के संबंध में वह मनुष्य को केंद्र बनाती है और शेष सृष्टि को मनुष्य के उपभोग के लिए बनाती है। ये दोनों मान्यताएं सेमेटिक विचारधारा से आई हैं। यही शिक्षा क्षेत्र की सारी अनवस्था की जड़ है। इसके परिणाम राष्ट्र जीवन के सभी आयामों में दिखाई देते हैं। अतः शिक्षा को चाहिए कि सारी समस्याओं की जड़ तक पहुँचे और वहीं परिवर्तन करें। जड़ तक न पहुंचकर किसी भी परिवर्तन का कितना भी महत्तम प्रयास किया जाए वह विफल ही होने वाला है। यह तो सादी समझ की बात है, कौन इसका खंडन कर सकता है। पितामही विद्यापीठ का यही प्रयास है। प्रारंभ से नॉन सेमेटिक विचारधारा स्वीकार कर उसके आधार पर विचार विकसित करने और व्यवस्था बनाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हमारा मानना है कि गति भले ही कम हो और विस्तार भले ही सीमित हो, अधिष्ठान और दिशा सही होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि आप इसे देखें, समझें और उसी के आधार पर हमारे प्रयासों का मूल्यांकन करें। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने सूत्र अपनाया है आजीवन शिक्षा का। जीवन के साथ जोड़कर शिक्षा का विचार करने पर इस सूत्र को समझना भी बहुत स्वाभाविक है। मनुष्य का जीवन जन्म जन्मांतर में चलता है। इस जन्म का जीवन गर्भाधान से शुरू होता है, अतः इस जन्म की शिक्षा भी गर्भाधान से शुरू होती है। गर्भाधान से शुरू होने वाला व्यक्ति का जीवन माता पिता से जुड़ा रहता है और माता पिता के माध्यम से पूर्व पीढ़ियों से जुड़ा रहता है। जीवन की यह निरंतरता
शिक्षा प्रक्रिया को भी निरंतरता प्रदान करती है। शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत सभी विद्वान अध्यापकों और सुज्ञ माता पिताओं को इस बात को समझना चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था को इसके अनुकूल बनाना चाहिए। पितामही विद्यापीठ ने इसी को प्रारंभ बिंदु मानकर शिक्षा प्रक्रिया को दिशा देने का कार्य आरंभ किया है। आचार्य के प्रतिवेदन में आपको यह ध्यान में आया होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जन्म के जीवन का प्रारंभ घर में होता है। यही नहीं तो मृत्यु भी घर में होती है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य घर में ही रहता है। घर से बाहर व्यक्ति जाता है परंतु घर में जीता है। घर से बाहर वह वापस घर में आने के लिए जाता है। घर में जीना अत्यंत स्वाभाविक है। शिक्षा यदि जीवन के साथ जुड़ी है तो वह घर के साथ भी जुड़ी है। मनुष्य को घर में रहना आना चाहिए और जीवन को जीना आना चाहिए। पितामही विद्यापीठ ने इस सूत्र को अपनाकर कुटुंब में आजीवन शिक्षा को अपना प्रमुख विषय बनाया है। पितामही विद्यापीठ में शिक्षा का केंद्र है घर। शिक्षा की विषय वस्तु भी है घर। घर अर्थात कुटुंब समाज व्यवस्था की लघुत्तम इकाई। कुटुंब धर्म और संस्कृति की रक्षा का केंद्र है। इस कुटुंब की रक्षा कुटुंब को ही करनी है। जीवन विकास की शिक्षा का प्रारंभ कुटुंब में ही होता है। कुटुंब में ही वह पलती बढ़ती है और निरंतर चलती है। इस व्यवस्था में शिक्षक भी कुटुंब होता है, रक्षक पोषक भी कुटुंब होता है। इस व्यवस्था का केंद्र बिंदु है गृहस्वामी और गृहस्वामिनी। कुटुंब में शिक्षा यह इस व्यवस्था का मुख्य सूत्र है। प्रश्न यह होगा कि यदि कुटुंब ही शिक्षा का केंद्र है तो फिर विद्यापीठ की क्या आवश्यकता? इसकी आवश्यकता दो कारणों से है। एक कारण तो यह है कि कुटुंब शिक्षा केंद्र है, इस बात की आज विस्मृति हो गई है। कुटुंब के सदस्यों को शिक्षक बनना आता नहीं है। घर में होने वाली शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है। यह पूरा विषय विस्मृति के गर्त में चला गया है। इसे पुनः स्मृति में लाने के लिए, कुटुंब में शिक्षकों का निर्माण करने के लिए और कुटुंब को शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए पितामही विद्यापीठ की स्थापना हुई है। इसी दृष्टि से सारे प्रयास चल रहे हैं। यदि कुटुंब उत्तम शिक्षा के केंद्र बन भी गए तो भी पितामही विद्यापीठ जैसी व्यवस्था की आवश्यकता रहेगी। इसका कारण यह है कि कुटुंब जीवन को लेकर शास्त्र चर्चा की आवश्यकता बनी रहेगी। बदलते देश काल, उसमें निर्माण होने वाले प्रश्न, उसके विपरीत प्रभाव आदि व्यवहारिक बातों की चर्चा भी आवश्यक रहेगी। प्रबोधन का कार्य भी चलता रहेगा। अनुसंधान, साहित्य निर्माण, गोष्ठियाँ आदि कार्य भी चलते रहेंगे। इन सब कार्यों को लेकर पितामही विद्यापीठ की आवश्यकता बनी रहेगी। स्थिति के अनुसार स्वरूप अवश्य बदलेगा, विद्यापीठ बना रहेगा। यह तो अब तक की बात हुई। अब आगे की बात का भी निवेदन करना चाहूँगी। आपने देखा कि वर्तमान में विद्यापीठ में छोटे बड़े 12 पाठ्यक्रम चलते हैं। इन पाठ्यक्रमों को जो प्रतिसाद मिला है और जो परिणाम दिखाई दे रहा है, उससे तो यह निश्चित है कि यह पाठ्यक्रम आगे भी चलेंगे। साथ ही पाठ्यक्रमों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। एक पाठ्यक्रम को बनाने के लिए चिंतन और सामग्री निर्माण की आवश्यकता होती है, अध्ययन और अनुसंधान की आवश्यकता होती है, पुस्तकों की आवश्यकता होती है। यह सब करने के लिए विद्यापीठ में अब विद्वत परिषद की स्थापना करने की योजना है। इस विद्वत परिषद में आचार्य तो रहेंगे ही, साथ में धर्म, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र आदि जानने वाले विद्वजन भी रहेंगे। विद्यापीठ की यह विद्वत परिषद पाठ्यक्रमों का निर्माण और ग्रंथ लेखन तो करेगी ही, साथ में एक और प्रत्यक्ष अध्यापन का कार्य और विद्वत क्षेत्र में गोष्ठियों के आयोजन का कार्य भी करेगी। विद्यापीठ के सामने संपूर्ण देश की शिक्षा का दृश्य है। हमारा देश बहुत बड़ा है, अतः कार्य विस्तार की बहुत आवश्यकता है। संभावना भी है, अवसर भी है, परंतु विद्यापीठ निकट भविष्य में विस्तार के पक्ष पर ध्यान नहीं देना चाहता है। कम से कम आने वाले 1 वर्ष में तो विस्तार का प्रयास नहीं होगा। हम शिक्षा पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे कार्य का क्षेत्र यह नगर ही होगा, अर्थात अन्य नगरों से समान धर्म, समान विचार वाले लोग इस प्रयास को जानने के लिए यहाँ आ सकते हैं। ऐसे लोगों को हम भी बुलाएंगे। हम इस नगर से बाहर नहीं जाएंगे, परंतु इस नगर में सबको सहभागी बनाएंगे। एक भी घर हमारे संपर्क के दायरे से बाहर न रह जाए, ऐसा तो हम करेंगे ही। इस दृष्टि से एक संपर्क विभाग भी इस वर्ष प्रारंभ होगा। हमारी आकांक्षा है कि नगर का प्रत्येक घर पितामही विद्यापीठ से जुड़ा हो और कोई ना कोई कार्य करता हो। पितामही विद्यापीठ
वानप्रस्थों द्वारा चलाया जाने वाला विद्यापीठ है। इसका कारण यह है कि वानप्रस्थ अर्थार्जन और अन्य दायित्वों से मुक्त है। विद्यापीठ समाज सेवा का क्षेत्र है, वानप्रस्थ का दायित्व भी समाज सेवा है। दूसरा, वे अनुभवी हैं, जीवन के जटिल क्षेत्र से गुजर कर ये वानप्रस्थ तक पहुँचे हैं, वे परिपक्व हैं। वानप्रस्थ होने के कारण वे तटस्थ वृत्ति से जीवन को देख सकते हैं। समाज इनसे अत्यधिक लाभान्वित हो सकता है। वानप्रस्थों का अपना विकास भी इस माध्यम से हो सकता है। वानप्रस्थ जीवन को समृद्ध और सार्थक बनाने का यह मार्ग है। विद्यापीठ का समस्त शैक्षिक कार्य अर्थनिरपेक्ष होगा। यह व्यवस्था अत्यंत व्यवहारिक तो है ही, साथ में तात्विक दृष्टि से भी अत्यंत उदात्त है। शैक्षिक कार्य ज्ञान परंपरा के निर्वहन का कार्य करता है। ज्ञान अत्यंत श्रेष्ठ और पवित्र वस्तु है। धन ज्ञान की अपेक्षा कनिष्ठ है, अतः ज्ञान और धन का विनिमय नहीं हो सकता। धन का संबंध भौतिक पदार्थों से है। भौतिक पदार्थ विनिमय भौतिक पदार्थों के साथ हो सकता है, ज्ञान जैसे अभौतिक पदार्थ से नहीं। भारतीय जीवन के इस मूल्यवान सिद्धांत का हमें रक्षण करना चाहिए। रक्षण पालन से ही होता है। इस दृष्टि से विद्यापीठ का समस्त शैक्षिक कार्य अर्थनिरपेक्ष होगा, परंतु भौतिक सामग्री के लिए और व्यवस्था के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम नगरजन पर निर्भर करते हैं। मुझे बताने में अत्यंत संतोष का अनुभव हो रहा है कि आज जिन पाठ्यक्रमों के समापन समारोह में हम सहभागी हुए हैं, उनके निर्वहन के लिए आवश्यक धन हमें नगरजनों से ही प्राप्त हुआ है। आगे के लिए भी हम नगरजन पर ही निर्भर करेंगे। भारतीय समाज की एक लाक्षणिकता यह रही है कि कोई भी समाज हित का कार्य अर्थाभाव के कारण से रुका नहीं रहता है। समाज को केवल आवाहन करने की आवश्यकता होती है। जब भी आवश्यकता होगी हम तो आपके पास भिक्षा मांगने आएंगे ही, परंतु आप स्वतः से भी हमारी सहायता कर सकते हैं। आप केवल द्रव्य की ही सहायता कर सकते हैं ऐसा नहीं है, वस्तुओं और व्यवस्थाओं के रूप में भी आप सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आज कार्यक्रम में नगर से बाहर के लोग जो आए हैं, उनके लिए भोजन की संपूर्ण व्यवस्था 4 छात्रों के कुटुंबीजन ने की है। वे सब उन कुटुंबीजनों के अतिथि होंगे। हमें अन्य पाठ्यक्रमों के लिए स्थान चाहिए। कोई पाठ्यक्रम 5 दिन का, कोई 15 दिन में, 1 दिन 3 घंटे का, इस प्रकार भिन्न भिन्न अवधि का होता है। हम नगर के बाहर के लोगों को आमंत्रित कर गोष्ठी करेंगे तो 100-200 लोगों के लिए कार्यक्रम, निवास और भोजन की व्यवस्था की आवश्यकता होगी। इनमें से भी कोई भी व्यवस्था हमेशा के लिए चाहिए ऐसा नहीं है। कुछ समय के अंतराल में कुछ समय के लिए चाहिए। इसके लिए आप हमें स्थान उपलब्ध करा सकते हैं, भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद कुछ मात्रा में द्रव्य की भी आवश्यकता रही, आप ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे ही, ऐसी श्रद्धा मुझे है। अब यह प्रश्न हो सकता है कि इस विद्यापीठ के चलते अन्य विद्यालयों का, महाविद्यालयों का क्या प्रयोजन है। पितामही विद्यापीठ वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का पर्याय बनेगा? नहीं, यह विद्यापीठ वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का पर्याय नहीं बनेगा, यह उसका पूरक और प्रेरक बनेगा। पितामही विद्यापीठ के जो विषय हैं वे अभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में नहीं पढ़ाए जाते हैं, इसलिए वह पर्याय नहीं अपितु पूरक हैं। कुछ मात्रा में यह विद्यापीठ यदि पर्याय है तो वह कुटुंब का है। कुटुंब में जो सिखाया जाना चाहिए वह अभी विद्यापीठ में सिखाया जा रहा है, इसलिए यह पर्याय है। कुटुंब शिक्षा विद्यालयीन शिक्षा की पूरक है, वही कार्य पितामही विद्यापीठ कर रहा है, इसलिए भी वह विद्यालयीन शिक्षा का पूरक है। अतः कुटुंब शिक्षा का पर्याय और पूरक तथा विद्यालयीन शिक्षा के पूरक हैं। कुटुंब और विद्यालय दोनों के लिए पितामही विद्यापीठ प्रेरक है, परंतु दोनों के लिए वह भिन्न भिन्न प्रकार से प्रेरक है। कुटुंब के लिए वह प्रेरक इस अर्थ में है कि वह कुटुंब को क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए यह बताएगा, सिखाएगा और करने के लिए प्रेरित करेगा। विद्यालय और महाविद्यालयों के लिए विद्यापीठ 2 बातों को लेकर निवेदन करता है। एक तो अपने पास पढ़ने वाले छात्र कुटुंब में भी शिक्षा ग्रहण कर सके, इस हेतु उन्हें अवकाश उपलब्ध करवाएं। विद्या केंद्र भी कुटुंब शिक्षा के पूरक होंगे। दूसरा विषय और भी महत्वपूर्ण है। विद्यालय और महाविद्यालय में हम जो सामाजिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं वे सब सेमेटिक विचारधारा से अनुप्राणित हैं। वे हमारी संस्कृति और संस्कार को नष्ट कर रहे हैं। विद्यापीठ में जो कुटुंब शिक्षा हो रही है उसका आधार नॉन सेमेटिक विचारधारा है। दोनों का कोई मेल नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इन्हें एक धरातल पर लाना आवश्यक है। भारत की विचारधारा नॉन सेमेटिक है, अतः विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों
और विद्यालयों को अपने विभिन्न सामाजिक शास्त्रों के पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु में परिवर्तन करना होगा। यह जितना शीघ्र होगा उतना ही अच्छा है। यह हो सकता है, इसका आभास पितामही विद्यापीठ ने दिया है। विद्या क्षेत्र को यह करने का पुरुषार्थ करना है। मैं इस अवसर पर सारे अध्यापक वृंद को इस बात को संभव बताने हेतु निवेदन करती हूँ। 2 मास के बाद यहाँ एक बैठक होगी। जो भी विभिन्न माध्यमों से शैक्षिक, व्यवस्थाकीय, आर्थिक रूप से विद्यापीठ के साथ जुड़ना चाहते हैं, वे सब उसमें उपस्थित रहें, ऐसी प्रार्थना है। विद्यापीठ का आगामी वर्ष का संपूर्ण कार्यक्रम भी शीघ्र ही घोषित होगा। हम संदेश और सूचना के लिए मोबाइल का, व्हाट्सएप का और लघु संदेश सेवा का ही प्रयोग करेंगे। आप अपना मोबाइल क्रमांक विद्यापीठ में दे दें, जिससे संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस अवसर पर इतना निवेदन कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। नमस्कार। आचार्य वरदलक्ष्मी का वक्तव्य श्रोताओं ने बड़े ध्यान से सुना। वे बहुत प्रभावित हुए। पितामही विद्यापीठ जैसे अनूठे प्रकल्प की उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। शिक्षा क्षेत्र का यह नया आयाम सबको विस्मय से भर देने वाला था। आचार्य वरदलक्ष्मी ने विद्यापीठ के कार्य में सहयोग देने का निवेदन किया था। वहीं के वहीं अनेक लोगों ने सहयोग देने का संकल्प लिया और अपने मोबाइल क्रमांक विद्यापीठ के संपर्क क्रमांक पर भेज दिए। आचार्य वरदलक्ष्मी के व्याख्यान के बाद सूचना देने का और धन्यवाद ज्ञापन का औपचारिक कार्यक्रम हुआ और समापन समारोह संपन्न हुआ। उसके बाद अतिथियों के लिए भोजन था। विद्यापीठ के सभी आचार्यों ने भी अतिथियों के साथ ही भोजन किया। सब अपने अपने घर गए। 1 सप्ताह के बाद आचार्यों की बैठक हुई। उसमें आगामी वर्ष के कार्यक्रमों के विषय में चर्चा और निश्चिति हुई। इस वर्ष जो पाठ्यक्रम चलाए गए थे, उन्हें चलाना तो तय ही था। गत वर्ष के छात्रों में से सहयोगी आचार्यों का चयन किया गया। इन सब को एक साथ बिठाकर गत वर्ष के समान ही पाठ्यक्रमों का संचालन करने की योजना बनाई गई। योजना के लिए 3 बातें निश्चित हुई। 1. नए पाठ्यक्रम बनाना। 2. विद्वत परिषद की रचना करना। 3. संपर्क और योजना बनाना। आचार्य विश्वा पाठ्यक्रम निर्माण समिति की संयोजक बनाई गई। आचार्य देवकी विद्वत परिषद की और आचार्य सुमंगला संपर्क विभाग की संयोजक बनाई गई। तीनों ने अपनी अपनी योजना बनाकर आचार्य परिषद में प्रस्तुत करने की बात निश्चित हुई। 15 दिन के बाद आचार्य वरदलक्ष्मी की अध्यक्षता में तीनों संयोजकों ने अपनी योजना प्रस्तुत की। 3 घंटे उन योजनाओं पर चर्चा हुई और अंत में आचार्य वरदलक्ष्मी ने परिषद की ओर से योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की और योजनाओं को क्रियान्वित करने की अनुमति भी प्रदान की। इसके अनुसार अब आगे का कार्य शुरू हुआ। पाठ्यक्रम निर्माण योजना। आचार्य विश्वा ने नगर के लोगों को संदेश भेजकर पाठ्यक्रम निर्माण हेतु बैठक की जानकारी दी। उसके प्रतिसाद के रूप में बैठक में लगभग 50 व्यक्ति उपस्थित थे। इन 50 व्यक्तियों में प्राध्यापक और शिक्षक, वानप्रस्थ माता पिता और थोड़ी संख्या में वृद्ध उपस्थित थे। प्रातः 9 बजे बैठक का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले उपस्थित सभी का परिचय किया गया। उसके बाद आचार्य विश्वा ने विषय प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, आप सब का इस बैठक में स्वागत है। आप गत वर्ष के पाठ्यक्रम के समापन समारोह में पधारे थे। उस समय कुलपति जी ने आह्वान किया था। उसके उत्तर में आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए माननीय कुलपति जी की ओर से भी मैं आपका स्वागत करती हूँ। गत वर्ष के पाठ्यक्रमों के बारे में आप जानते ही होंगे। उसके पुनः स्मरण हेतु मैंने आपको उसकी जानकारी का पत्रक दिया है। गत वर्ष कुल 12 विषयों के पाठ्यक्रम हुए थे। सभी आयु वर्ग के छात्रों के लिए वे पाठ्यक्रम थे। उन्हें छात्रों का अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हुआ था। वे पाठ्यक्रम इस वर्ष भी चलेंगे, परंतु आप जानते हैं कि वे पर्याप्त नहीं हैं। उस प्रकार के अन्य अनेक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है। आपसे निवेदन है कि ऐसे कौन से विषय हैं जिनके लिए हम पाठ्यक्रमों का निर्माण करें और उन्हें चलाएं। उस पर विचार करें। प्रथम हम पाठ्यक्रमों के बारे में ही बात करेंगे। संचालन की बात दूसरे क्रम में करेंगे। आचार्य विश्वा की बात पूर्ण होते ही चर्चा शुरू हुई। ऐसा लगा कि लोग घर से ही विचार करके ही आए थे। एक नवविवाहिता माता ने कहा, गत वर्ष में गर्भावस्था के संस्कार विषयक बातें बताई गई थी। मैंने अधिजनन शास्त्र नामक एक ग्रंथ पढ़ा है। मैं और मेरे पति समर्थ बालक को जन्म देना चाहते हैं। मेरे जैसे और दंपति भी होते ही हैं। उनकी इच्छा होती है, परंतु ज्ञान और ज्ञान देने वाला कोई नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए गर्भाधान, सगर्भावस्था और बालक का जन्म, इन 3 बातों को समाहित करने वाला कोई पाठ्यक्रम होना चाहिए। वह कितनी अवधि का हो, उसमें किस प्रकार के विषय हों, यह तो मैं नहीं जानती हूँ।
केवल अपनी आवश्यकता के संदर्भ में ही बता सकती हूँ। एक 50 वर्ष की आसपास की आयु के व्यक्ति ने कहा, मैं अध्यापक हूँ, मेरी पत्नी भी अध्यापिका है, घर में एक बेटी और एक बेटा है, घर एक महाविद्यालय में और एक 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। हमारी समस्या यह है कि हमारे घर में खान पान बहुत ही बेढब है। भोजन बनाने और खाने के बारे में बहुत अविचार हैं। इसका विपरीत प्रभाव स्वास्थ्य पर होता है। इसका हम सब अनुभव कर रहे हैं। जब से आपके पाठ्यक्रमों की बात सुनी है और जानते हैं, तब से लगता है कि आहार विषयक सूझबूझ बढ़ाने वाला कोई पाठ्यक्रम होना चाहिए। यह बात मन में आने के बाद मैंने मेरे मित्रों और सगे संबंधियों के परिवारों में देखा। उनकी स्थिति भी हमारे परिवार जैसी ही है। फिर तो मैंने अनेक लोगों से चर्चा भी की। आजकल होटलों की और खाद्य पदार्थों की दुकानों की संख्या बहुत बढ़ी है, तो साथ ही साथ हॉस्पिटलों की संख्या भी बढ़ रही है। हमें लगता है कि दोनों का कोई संबंध तो है। इस स्थिति को देखते हुए आहार विषयक पाठ्यक्रम की आवश्यकता लगती है। एक और व्यक्ति ने कहा, मैं एक पढ़ा लिखा, ठीक ठाक कमाई करने वाला, सुखी संतुष्ट गृहस्थ हूँ। पत्नी और बच्चे भी अच्छे हैं, परंतु मेरे आसपास देखता हूँ तो परिवार जीवन में अनेक समस्याएं दिखाई देती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य क्षीण हुआ दिखाई देता है। कलह की मात्रा अधिक है। रक्तचाप और मधुमेह तो घर घर में है। आधुनिकता के नाम पर धर्म, संस्कृति, नैतिकता आदि की उपेक्षा ही उपेक्षा है। आपके समापन समारोह के वक्तव्य के बारे में मैंने पाठ्यक्रम हेतु एक विषय आकार धारण कर रखा है। वह है सुसंस्कृत और वैज्ञानिक जीवन शैली। आप सुज्ञ हैं, मुझे इसका अधिक विवरण करने की आवश्यकता नहीं है। एक 70 के आसपास की आयु के वृद्ध ने खड़े होकर कहा। उन्होंने कहा, मैंने उस दिन के समापन समारोह में श्री भट्टाचार्य जी का अनुभव कथन सुना। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय थे उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, कुछ अनुमान कर सकता हूँ। मेरा प्रस्ताव ऐसा है कि वृद्धावस्था अति दीर्घकाल की है, उसमें 2 आश्रमों का समावेश होता है, अतः आप 2 पाठ्यक्रम चलाएं। एक 60 से 75 वर्ष की आयु का और दूसरा 75 के बाद का। आपका रमणीय वृद्धावस्था शीर्षक बहुत ही आकर्षक है, लुभावना है, परंतु वृद्धों के लिए आज तो यह दिवा स्वप्न है। उसे ही 2 भागों में बांटकर एक पाठ्यक्रम पूर्व वृद्धावस्था के लिए और एक उत्तर वृद्धावस्था के लिए बनाया जाए। इसी प्रकार से शास्त्रों में और सुभाषितों में वृद्धोपसेवन ऐसा एक शब्द पढ़ा है। यह शब्द घर के सभी लोगों के लिए है। मेरे हिसाब से वृद्धावस्था रमणीय तभी हो सकती है जब वृद्ध तो अपने बारे में चिंतन करें ही, साथ में घर के अन्य लोग भी वृद्धों के प्रति अपने कर्तव्य को ध्यान में रखें। जिस प्रकार शिशु संगोपन एक विषय होता है, उसी प्रकार वृद्धोपसेवन भी एक विषय होना चाहिए। इस प्रकार अन्यान्य व्यक्तियों ने अन्यान्य विषयों के सुझाव दिए। इन विषयों की एक सूची बनाई। ऊपर लिखित विषय तो उसमें थे ही, साथ ही निम्नलिखित विषय भी थे। 1. कुटुंब का सामाजिक दायित्व। 2. कुटुंब में पर्यावरण रक्षा की दृष्टि। 3. कुटुंब में धर्मानुकूल अर्थव्यवहार। 4. कुटुंब और देशभक्ति। 5. उत्सवों, पर्वों, त्योहारों को युगानुकूल पद्धति से कैसे बनाएं। 6. युवक और युवती के लिए काम शिक्षा। 7. कुटुंब के शील और चरित्र की शिक्षा। 8. पीढ़ियों की परंपरा की रक्षा। 9. षोडश संस्कार और युगानुकूल नए संस्कार। 10. कुटुंब में राष्ट्रीयता का विचार। 11. संतान विचार। 12. शिक्षा, संस्कार, कौशल और व्यवसाय। 13. घर और विद्यालय की शिक्षा का समन्वय। 14. गृह कौशल। 15. आयु की अवस्थाएं और जीवन विकास। 16. भारतीय जीवन दृष्टि और जीवन शैली। 17. अध्यात्म, धर्म और संप्रदाय। 18. सेवा, शुश्रूषा, परिचर्या। 19. रुग्ण न होने के उपाय। 20. दिनचर्या, ऋतुचर्या और जीवनचर्या। 21. जन्मदिन मनाने की सही पद्धति। 22. लोरी और प्रभाती। 23. एकात्म गृह जीवन। 24. मेरा गांव, मेरा परिवार, मेरी सोसाइटी, मेरा परिवार। 25. खुले दरवाजे की संस्कृति। 26. शरीर को स्वच्छ, सुडौल और सुंदर कैसे बनाएं। 27. घर में कलोपासना। 28. घर की स्वच्छता, व्यवस्थितता, सुंदरता और पवित्रता। 29. मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। 30. व्यायाम, श्रम, आराम, खेल और निद्रा। 31. सद्गुण और सदाचार। 32. यज्ञ, दान, तप, व्रत, उपवास। 33. कुटुंब में मित्रता। 34. कुल धर्म, कुल रीति, कुलाचार, कुल प्रतिष्ठा। 35. पड़ोसी धर्म। 36. वर्ण, जाति, पंचयज्ञ, ऋणत्रय। 37. वर्ण, जाति, प्रवर, गोत्र, कुल और व्यवसाय। 38. युगानुकूलता, देशानुकूलता, कुलानुकूलता।
इस प्रकार पाठ्यक्रमों के विषय की एक लंबी सूची बनी। जिन्होंने इस विषय के सुझाव दिए उन्होंने उसकी आवश्यकता का भी वर्णन किया। यह इस बात का संकेत था कि लोग कुटुंब जीवन के बारे में बहुत चिंतित थे, अपनी चिंता दूर करना चाहते थे, और अब पितामही विद्यापीठ जैसी व्यवस्था बनी है तो वह इस चिंता को दूर करें ऐसी अपेक्षा करते थे। पाठ्यक्रम के विषयों की सूची बनाने के बाद चर्चा के विषय इस प्रकार थे। वर्ष भर में इनमें से कितने और कौन से पाठ्यक्रम चलाए जा सकते हैं यह तय करना, इन्हें चलाने के लिए वक्ता, शिक्षक, व्यवस्था में सहयोग करने वाले, धन संग्रह करने वाले और व्यवस्था देने वाले लोग कैसे जुटाए जा सकते हैं इसका विचार करना, विषयों के उपबिंदु, क्रम, विषय वस्तु, प्रश्नावलियाँ आदि शैक्षिक सामग्री तैयार करने में सहायता करने वाले लोग कैसे प्राप्त हो सकते हैं इसका विचार करना, पाठ्यक्रम की अवधि और समय निश्चित करना। इन विषयों पर विचार करने वाले और सुझाव देने वाले थोड़े ही लोग थे। उन्होंने सुझाव दिए, परंतु धन संग्रह करने में और व्यवस्था जुटाने में सहयोग करने वाले लोग अधिक थे। इस बैठक में पाठ्यक्रम को चलाने में सहभागी बनने वालों की एक सूची बनाई गई। कुछ लोगों ने तो स्थान के रूप में अपना घर भी प्रस्तुत किया। 4 लोगों ने धन संग्रह का दायित्व ले लिया। 5 व्यक्तियों की एक कोर समिति बनाई गई। एक वृद्ध समिति की भी रचना हुई। कोर समिति वृद्ध समिति की सभी बातों से अवगत कराएगी, यह तय हुआ। पाठ्यक्रमों का चयन, समय, अवधि, स्थान आदि पर प्रथम कोर समिति में और अंत में आचार्य परिषद में चर्चा होकर निश्चित ही होगी, यह तय हुआ। आचार्य विश्वा ने सबका धन्यवाद किया और बैठक समाप्त हुई। विद्वत परिषद की बैठक। आचार्य देव की विद्वत परिषद की संयोजक थीं। उन्होंने विचार करना शुरू किया कि विद्वत परिषद के कार्य को कैसा आकार दिया जाए। उन्होंने प्रथम तो विचार किया कि अध्ययन और शोध, मौलिक चिंतन और युगानुकूल प्रस्तुति को स्थापित किया जाना चाहिए। परंपराओं को अपनाने और सम्मानित करने के साथ साथ उन्हें परिष्कृत और समृद्ध करने की आवश्यकता भी लोगों के मन में बिठाई जाए और इसे संभव बनाने हेतु विद्वानों को प्रेरित किया जाए। उन्होंने अन्य आचार्यों के साथ इस विषय पर चर्चा की, अपने विचारों को शब्दबद्ध किया और एक बार आचार्य वरदलक्ष्मी के साथ विशेष बैठक कर दीर्घ चर्चा की। आचार्य वरदलक्ष्मी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और अपनी ओर से भी अनेक बातें बताई। आचार्य वरदलक्ष्मी के विचारों की व्यापकता और गहराई देखकर आचार्य देव की पुनः एक बार प्रभावित हुई और अपने कार्य की ओर आगे बढ़ी। समापन समारोह के बाद जिन लोगों ने अपने नाम अपने आप विद्वत परिषद हेतु दिए थे उनकी सूची आचार्य देवकी ने देखी। उनमें से कुछ लोगों का परिचय उन्हें था। विद्वत परिषद के कार्य की दृष्टि से अनेक बार उनके बारे में विचार किया। जिन लोगों से वे अपरिचित थीं उनसे एक के बाद एक संपर्क किया। कुछ लोगों को फोन से तो कुछ लोगों को प्रत्यक्ष मिलकर चर्चा की। अंत में उन्होंने 18 व्यक्तियों के नाम निश्चित किए और बैठक की सूचना दी। भाग्य अच्छा था कि सभी 18 लोगों ने बैठक में उपस्थित रहने की और विद्वत परिषद के कार्य में सहभागी बनने की सहमति प्रदान की। निर्धारित दिन को प्रातः 9 बजे बैठक का प्रारंभ हुआ। सबका सबसे विस्तार से परिचय हुआ और बाद में आचार्य देवकी ने विषय प्रस्तुत करते हुए कहा, पितामही विद्यापीठ की विद्वत परिषद की प्रथम बैठक में पधारे हुए सभी विद्वानों का मैं विद्यापीठ की ओर से हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ। आप सभी विद्यापीठ के उद्देश्य से और कार्य से परिचित हैं। पितामही विद्यापीठ भारतीय कुटुंब व्यवस्था को समग्रता में पुनः प्रतिष्ठित करना चाहता है। सहस्त्रों वर्षों से भारतीय समाज सुख, समृद्धि, संस्कार, स्नेह, शांति आदि का अनुभव कर चिरंतन प्रवाह की तरह जीवित रहा है। सुसंस्कृत अवस्था के उच्च मानक प्रस्थापित किए हैं। विश्व के मनुष्यों को अच्छा जीवन जीने का मार्ग दिखाता रहा है। उनमें कुटुंब व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस देश के विद्वानों से जो अपेक्षा है वह यह है कि सेमेटिक विचारधारा के आक्रमण से देश के विचार क्षेत्र को मुक्त करें। समाज शास्त्र ही नहीं, हर विषय के मूल सिद्धांत और विचारधारा को सेमेटिक विचारधारा के प्रभाव से मुक्त करने की चुनौती हमारे समक्ष है। हमारा प्रथम चरण तो यही रहेगा। दूसरे चरण में धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, समाज आदि संकल्पनाओं को ठीक करना होगा। तभी कुटुंब व्यवस्था के निरूपण की बैठक ठीक बनेगी। तीसरे चरण में इस समुचित बैठक के आधार पर कुटुंब जीवन के सभी पहलुओं को व्यवस्थित करना होगा। शास्त्र, परंपरा, आधुनिकता आदि का समन्वित कर निरूपण करना होगा। समास शैली में हमारा कथन सूत्रबद्ध कर व्यास शैली में उसका निरूपण करना होगा। इसे करने के लिए हमें कार्य योजना बनानी होगी। हो सकता है कि हम 5 वर्ष की योजना का विचार करें, उसके परिप्रेक्ष्य में 1 वर्ष की योजना का क्रियान्वयन करें, उसकी रूपरेखा बनाएं। प्रस्तावना के रूप में
इतना ही कहकर मैं आप सभी विद्वजनों को अपने विचार रखने का निवेदन करती हूँ। आचार्य देवकी के कथन के बाद बैठक में कुछ क्षण तक शांति बनी रही। फिर प्राध्यापक गिरीश्वर शर्मा ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा, आचार्य देवकी के विचारों से मैं सहमत हूँ। मेरा मानना है कि हम क्रियान्वयन के स्तर पर ही अधिक बात करें। मुझे लगता है कि भारतीय जीवन दृष्टि के मूल तत्वों को हम सरल शब्दों में प्रस्तुत करें, उसकी छोटी छोटी पुस्तिकाएं बनाएं, छोटे और बड़े सभी समझ सकें ऐसी रचनाएं करें और व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाएं। मेरी बात को मैं उदाहरण से स्पष्ट करूंगा। मैं निम्नलिखित 5 विषयों पर 40-40 पृष्ठ की पुस्तकें लिखकर तैयार करूंगा। 1. सेमेटिक और नॉन सेमेटिक विचारधारा। 2. अध्यात्म, धर्म और संप्रदाय। 3. प्राचीन, आधुनिक और सनातन। 4. स्त्री पुरुष विमर्श। 5. भारतीय जीवन दृष्टि और भारतीय कुटुंब व्यवस्था। मैं इन्हें व्यवहारिक संदर्भ देकर सरलतम शैली में प्रस्तुत करूंगा। इनकी रचना में मेरे 5 छात्रों को सहभागी बनाऊंगा। उन्हें भी सिखाने का और पितामही विद्यापीठ में सहभागी बनने का ही मेरा उद्देश्य रहेगा। इन 5 पुस्तिकाओं की मैं 1,000 प्रतियां छपाऊंगा। मेरे 5 विद्यार्थी अन्य 5 विद्यार्थियों को जोड़कर उन्हें घर घर में पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्हें ही इनके मुद्रण हेतु जो द्रव्य चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए बताऊंगा। कुछ द्रव्य तो पुस्तिकाओं को क्रय करने वालों से प्राप्त होगा, कुछ द्रव्य धनवानों से भिक्षा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 30 विद्यार्थियों के माध्यम से 20 सभाएं करूंगा, जिनमें उन पुस्तिकाओं को क्रय करने वाले लोग उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार मैं इन विचारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। मेरा उद्देश्य विद्वता को क्रियाशील बनाने का भी है। इसलिए मेरे विद्यार्थियों को लेखन, मुद्रण, धन संग्रह और विक्रय के कार्य के लिए उद्यत करूंगा। प्राध्यापक गिरीश्वर जी की प्रस्तुति की दृष्टि और शैली से सब विस्मित हुए। विचार और कृति का समन्वय करने के आग्रह से सब प्रभावित हुए। कुछ लोग विचार भी करने लगे। कुछ देर बाद आचार्य कृष्णराज खड़े हुए। आचार्य देवकी ने उन्हें बैठकर ही अपनी बात रखने को कहा। आचार्य कृष्णराज पुरोहित थे। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में संस्कार विधि को शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। कुछ नए संस्कार भी जोड़ने चाहिए, ऐसा मेरा मत है। अतः मैं संस्कार पंचकम नाम से एक पुस्तक तैयार करूंगा। ये 5 संस्कार होंगे: विद्यारंभ, समावर्तन, अर्थार्जन प्रारंभ, गृह निवृत्ति और समाज निवृत्ति संस्कार। इस पुस्तक में इन संस्कारों का उद्देश्य, विधि, संस्कार के आचरण और उपयोगिता ऐसे पहलू होंगे। इसके बाद वैद्य सुधांशु पाठक ने अपनी बात रखी। ये योगाचार्य थे, आयुर्वेदाचार्य थे और धर्मशास्त्र के भी ज्ञाता थे। उन्होंने कहा, हमारी आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य है पितामही विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत विचारों को विद्वत क्षेत्र में कैसे पहुंचाएं और उन्हें उन विचारों को समाज में कैसे प्रतिष्ठित करें, इस पर विचार करना। इस संदर्भ में मुझे 2-3 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता लगती है। 1, हम इस नगर के सभी विद्वानों का संपर्क करें, उनसे बात करें और उनके सम्मेलन आयोजित करें। इसमें विद्वानों की अधिकतम संख्या हो, इसका प्रयास करें। 2, इनके सामने पितामही विद्यापीठ का विषय रखें। विद्यापीठ के उद्देश्य पूर्ति के लिए ज्ञान साधना की आवश्यकता बताएं। भारतीय समाजशास्त्रीय विचार के विभिन्न पहलुओं को उनके सामने रखें। उनकी सहायता से विचारणीय विषयों की सूची बनाएं। भारतीय समाजशास्त्रीय विचार के विभिन्न पहलुओं को उनके सामने रखें। उनकी सहायता से विचारणीय विषयों की सूची बनाएं। इन विषयों के अध्ययन और अनुसंधान की योजना बनाएं। इस सम्मेलन में आगे के कार्यक्रम की घोषणा भी करें। 3, नगर में छोटी छोटी विद्वत सभाएं करें। उनमें विभिन्न विषयों की चर्चा करें। अध्ययन कर लिखने वालों की सूची बनाएं। कुछ विषयों पर भाषण देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। 4, इनकी ही सहायता से 1 वर्ष के बाद एक विद्वत गोष्ठी का आयोजन करें, जिसमें देश भर के चयनित विद्वानों को आमंत्रित करें और इन विषयों की व्यापक चर्चा करें। विचार के लिए विस्तार का यह मार्ग अभी मेरे ध्यान में आता है। विद्वजन इस पर विचार करें। आचार्य देवकी को और अन्यों को यह बात सही लगी, पर कठिन भी लगी। यह समझ, धीरज और इसके बाद जिन विद्वानों ने अपने अभिप्राय व्यक्त किए, उनमें कम अधिक मात्रा में उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति थी। सबकी बात सुनने के बाद आचार्य देवकी ने समापन करते हुए कहा, आप सब ने उत्साह से इस बैठक में भाग लिया, इसलिए मैं आप सब के प्रति कृतज्ञ हूँ। पितामही विद्यापीठ के हम सब आचार्य इससे बहुत उत्साहित हुए हैं। मुझे प्रतीत होता है कि आप सब भी पितामही विद्यापीठ के आचार्य ही हैं।
किसी भी कार्य को विचार का अधिष्ठान होना चाहिए, विचार शुद्ध और परिपक्व होना चाहिए, साथ ही उसमें लचीलापन होना चाहिए, विचार और कार्य साथ साथ चलने चाहिए आदि भी इन बातों का बहुत मूल्य है। साथ ही विचारों को समाज में प्रतिष्ठित करना चाहिए और विद्वानों ने स्वयं इस बात कार्य को करना चाहिए। यह बात आज प्रकर्षाने रेखांकित हुई है। प्रकर्षाने का अर्थ है दृढ़ता से। मैं आज की बातों को सार रूप में विद्यापीठ की आचार्य परिषद में रखूंगी और शीघ्र ही हम वर्ष भर की निश्चित योजना बनाएंगे। उस योजना के क्रियान्वयन में और उसे यशस्वी बनाने में आप सबका सक्रिय योगदान रहेगा। शीघ्र ही विद्यापीठ की विद्वत परिषद की भी अधिकृत घोषणा कुलपति जी की ओर से होगी। उसके साथ ही हमारा कार्य शुरू होगा। अब हम सब भोजन ग्रहण करेंगे। आज का भोजन विद्यापीठ के गृहस्थ की ओर से है। युवा छात्र छात्राओं ने मिलकर बनाया है, इस कारण से यह अधिक रुचिकर लगेगा। पुनः एक बार आप सबका आभार। इसके बाद भोजन हुआ और बैठक संपन्न हुई। संपर्क विभाग की बैठक। संपर्क योजना की संयोजक आचार्य सुमंगला थीं। उन्होंने नगर के भूगोल का अवलोकन किया और नगर के 10 विभाग से प्रत्येक से 3-3 इस प्रकार 30 व्यक्तियों को बैठक का निमंत्रण भेजा। उन्होंने युवक युवतियों को ही बुलाना उचित माना, क्योंकि संपर्क के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग अधिक मात्रा में करने का सबका मानस था। उन्हें यह तो पता था कि आजकल युवा अनुशासन में रहने वाले, नियमों को मानने वाले, सूचना और निर्देशों के अनुसार चलने वाले होते नहीं हैं। इसलिए उन्होंने बी टीम की योजना भी बनाई थी, जिसमें अधिकांश नौकरी नहीं करने वाली प्रौढ़ महिलाएं थीं। उन्हें भी प्रत्येक विस्तार से 2 तरह से बुलाया था। रविवार को प्रातःकाल 9 बजे बैठक का प्रारंभ हुआ। सबका परिचय हुआ। आचार्य सुमंगला को ध्यान में आया कि 50 के स्थान पर 38 लोग उपस्थित थे। अनुपस्थित रहने वालों में युवा ही अधिक थे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, परंतु एक बात से आचार्य सुमंगला को आश्वस्ति रही कि नगर के प्रत्येक विस्तार से 2, 3 या 4 लोग उपस्थित थे। आचार्य सुमंगला ने प्रस्तावना करते हुए कहा, आप सबका मैं विद्यापीठ की ओर से स्वागत करती हूँ। विद्यापीठ के कार्य में सहभागी होने हेतु आप समय निकाल कर आए हैं, इसलिए आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और विद्यापीठ को अपना मानकर आप आए हैं, इसलिए आपका अभिनंदन करती हूँ। विद्यापीठ का कार्य पुण्य कमाने का कार्य है, ऐसा आपको अनुभव आएगा। मैं निश्चय पूर्वक कहती हूँ, गत वर्ष विद्यापीठ द्वारा जो पाठ्यक्रम चलाए गए उनमें से आपके लायक जो था उसमें आप में से कुछ लोग सहभागी हुए होंगे। सहभागी नहीं हुए ऐसे लोग समापन कार्यक्रम में सहभागी हुए थे। जो उसमें भी उपस्थित नहीं रह पाए, उन्होंने कार्यक्रम और पाठ्यक्रम के बारे में सुनकर उनके मन में विद्यापीठ के कार्य से जुड़ने की इच्छा हुई। ऐसे लोग यहाँ उपस्थित हैं। जिन जिन को सूचना मिली थी वे सभी के सभी उपस्थित नहीं हुए हैं, परंतु जो हैं वे भी कम नहीं हैं। आप सब लोग बाद में उन्हें समाचार पहुंचा सकते हैं। विद्यापीठ में अनेक प्रकार के कार्य चल रहे हैं। नए अनेक कार्यों की योजना हो रही है। इन कार्यों में सहभागी बनने के लिए समाज से ही लोग आते हैं। समाज से जो लोग आएंगे उनके पास सूचना और समाचार पहुंचना चाहिए। विद्यापीठ कोई अर्थार्जन हेतु चलाया जाने वाला व्यवसाय नहीं है, अतः हम विज्ञापन का प्रयोग नहीं करेंगे। विद्यापीठ अर्थनिरपेक्ष पद्धति से चलेगा, अतः समाचार पत्र के माध्यम से सूचना देना भी हमारे लिए उचित नहीं होगा। यह जो कार्य में सहभागी बनने के लिए आएंगे वे कार्यकर्ता होंगे, कर्मचारी नहीं। वे संपर्क के माध्यम से जुड़ेंगे, सूचना के माध्यम से नहीं। संपर्क हमेशा जीवंत होता है, व्यक्तिगत होता है, आत्मीय होता है, सरोकारपूर्ण होता है। ऐसे संपर्क से जो लोग जुड़ते हैं वे कार्य को भी जीवंत अर्थात प्राणवान बनाते हैं। प्राणवान कार्य ही प्राणवान लोगों को प्रभावित करता है। इस विचार से विद्यापीठ का यह संपर्क विभाग स्थापित हुआ है। हम इसके अंतस तत्व को समझें, यह आवश्यक है। दूसरा मुद्दा यह है कि हमें अधिक से अधिक लोगों तक विद्यापीठ के कार्य को पहुंचाना है। कार्यक्रम में, पाठ्यक्रम में, योजना में प्रत्यक्ष सहभागी न भी हों तो भी नगर में कोई भी ऐसा न हो जो विद्यापीठ के बारे में जानता न हो। ऐसा करने के लिए हमें संपर्क की एक व्यवस्थित योजना बनानी होगी। संपर्क का कार्य कौन अच्छी तरह से कर सकता है? जो स्वयं प्राणवान है, उत्साहपूर्ण है, विधायक और आशावादी सोच का है और जिसे विद्यापीठ के कार्य में श्रद्धा है, वही अन्य लोगों में सब गुण सक्रांत कर सकता है। नगर के सभी लोगों में चैतन्य जगाने के लिए ही आप जैसे लोगों को आज यहाँ आमंत्रित किया है। अब आप ही बताएं
कि हम सब मिलकर यह कार्य किस प्रकार कर सकते हैं और लोगों को इस कार्य में कैसे जोड़ सकते हैं। इतनी प्रस्तावना कर आचार्य सुमंगला ने अपनी वाणी को विराम दिया और सबको अपनी बात कहने का निमंत्रण दिया। कुछ ही क्षणों में एक युवक खड़ा हुआ। उसने कहा, मेरा नाम राकेश दास है, मैं समाजशास्त्र का ही विद्यार्थी हूँ। पितामही विद्यापीठ का कार्य मेरे समाज शास्त्र का ही अध्ययन है, ऐसा मुझे लगता है। अतः मैं यह कार्य पूर्ण शक्ति लगाकर करूँगा। मेरे 3 मित्रों को भी जोड़ूंगा। मुझे लगता है कि व्यापक संपर्क के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि संपर्क के कार्य के 2 आयाम हैं। एक आयाम है विषय वस्तु जो हमें नगर जन तक पहुंचानी है, दूसरा है माध्यम। संपर्क का काम अधिकांश माध्यम का है, परंतु विषय वस्तु नहीं होगी तब तक माध्यमों का कोई उपयोग नहीं रहेगा। मैं प्रथम माध्यमों की बात करूंगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि ये माध्यम हैं। नए नए आएंगे ही, हमें इन सभी माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। यह कैसे करना है? हम नगर के क्षेत्र को विस्तारों और उप विस्तारों में विभाजित कर दें। जैसे कि अभी हमने नगर को 10 विस्तारों में विभाजित किया है। यह बहुत अच्छी बात है। इन विस्तारों की 5-5 लोगों की एक टोली है। हर विस्तार को 5 उपविस्तारों में बांट दिया जाए। इस विस्तार और उपविस्तार का हम नामकरण भी कर सकते हैं। हर उपविस्तार की 5-5 कार्यकर्ताओं की एक टोली होगी। उस टोली का एक संयोजक होगा। एक एक विस्तार का भी एक संयोजक होगा और नगर का भी एक संयोजक होगा। इस प्रकार पूरे नगर का एक नेटवर्क बनाएंगे। उदाहरण के लिए एक सूचना हमें नगर जन तक पहुंचानी है। नगर संयोजक यह सूचना 10 विस्तार संयोजकों तक पहुंचाएगा। विस्तार संयोजक उसे उप विस्तार संयोजकों तक पहुंचाएंगे। उप विस्तार संयोजक को अपने उप विस्तार में जितने भी लोग तक यह सूचना पहुंचानी है उन सब तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी है। एक एक उप विस्तार में जो घर है उन घरों की गृहिणियों तक यह सूचना पहुंचानी है। तब संयोजक भिन्न भिन्न वर्गों के घरों को अथवा भिन्न भिन्न मोहल्लों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा। यह चाहे तो मोहल्ला संयोजक भी बना सकता है। मोहल्ला संयोजकों का ग्रुप बन सकता है। मोहल्ला संयोजक अपने मोहल्ले के घरों का एक ग्रुप बनाएगा। इस प्रकार नगर, विस्तार, उपविस्तार और मोहल्ला तक का हमारा नेटवर्क स्थापित होगा। कोई भी सूचना 12 घंटे के अंदर अंदर पूरे नगर में पहुंचाई जा सकती है। इतना ही नहीं तो 24 घंटे के अंदर यह सूचना पहुंच गई है इसकी जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। यह बात तो हुई व्हाट्सएप की। इसी प्रकार से अन्य माध्यमों का प्रयोग विचार पहुंचाने के लिए हो सकता है। नेटवर्क बनाने के लिए यह कार्य हो सकता है। बैठक में एक और युवती थी, वह खड़ी हुई। उसने कहा, टीवी की स्थानिक चैनल का प्रयोग हमें करना चाहिए। दिन का कोई निश्चित समय हम तय कर लें। उस समय माननीय कुलपति जी या अन्य आचार्य या अन्य कोई भी विद्वान अपना विचार उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकता है। यह पूर्व में ही रिकॉर्ड किया हुआ हो सकता है। यूट्यूब चैनल का उपयोग भी हो सकता है। विद्यापीठ का अपना यूट्यूब चैनल और रिकॉर्डन की व्यवस्था होने से यह कार्य सरल हो सकता है। इसी प्रकार राकेश ने अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप और नेटवर्क की बात की उसके माध्यम से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पहुंचाया जा सकता है। यह सब करने के लिए हमें एक रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। एक अच्छा सा शांत कक्ष, अच्छा कैमरा और रिकॉर्डिंग जानने वाले 2 व्यक्ति होने से यह व्यवस्था अच्छी प्रकार से बिठाई जा सकती है। 2 व्यक्तियों में एक मैं भी हो सकती हूँ। अंकिता का प्रस्ताव सुनते ही 2 युवतियाँ और एक युवक खड़े हो गए और उन्होंने भी संपर्क के इस कार्य में योगदान देने की बात कही। उनके बाद एक प्रौढ़ महिला खड़ी हुई। उसने कहा, मैं रजनी शर्मा, मैंने मनोविज्ञान में PhD किया, परंतु अध्ययन करते हुए मेरे ध्यान में आया कि जो कुछ मैं पढ़ रही हूँ वह सब अभारतीय विचारधारा है। घर में परंपरा के बारे में जो सुनती रही हूँ, आसपास देखती रही हूँ, शास्त्रों और साहित्य के ग्रंथों में जो पढ़ती रही हूँ, उससे मैं जो पढ़ती थी वह सर्वथा विपरीत है। मुझे इस विपरीतता का कारण ठीक से समझ में नहीं आता था, परंतु पितामही विद्यापीठ के कुलपति जी का व्याख्यान सुना और विभिन्न पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु देखी, तब एकदम से समझ में आया कि सेमेटिक और नॉन सेमेटिक विचारधारा में क्या अंतर है और युगों से नॉन सेमेटिक रही विचारधारा जब सेमेटिक विचारधारा के नीचे दब जाती है तब कितनी अनवस्था निर्माण होती है। यह जानने के बाद मैं पितामही विद्यापीठ के कार्य से जुड़ना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि सुविधा की दृष्टि से संचार माध्यम से संपर्क की व्यवस्था बिठाना उपयोगी है, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि ये माध्यम यांत्रिक हैं। आप उन्हें वर्चुअल कहते हैं। वर्चुअल का अर्थ आभासी होता है, अतः हमें जीवंत संपर्क करने की योजना भी बनानी होगी। उदाहरण के लिए
ट्रांसक्राइब करके लिखे हुए पत्र के स्थान पर हाथ से लिखा हुआ पत्र अधिक परिणामकारी होता है। विस्तार, उपविस्तार और मोहल्लों की रचना भी अच्छी ही है। ग्रुप बनाने की योजना भी ठीक है। इसके साथ हमें मोहल्ला शह ऐसी टोली बनानी चाहिए जो प्रत्यक्ष संपर्क के लिए जाए। व्हाट्सएप से होगा, इतनी अधिक बार यह संपर्क नहीं होगा, यह सत्य है, परंतु उसकी जीवंतता ही परिणामकारी होगी। इस विषय के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत कर सकती हूँ। संपर्क की टोली बनाने हेतु व्यक्ति खोजना, उन्हें संपर्क की योजना बनाकर देना, संपर्क के कार्य में सहायता करना आदि सब मैं करूँगी। छोटी मोटी बैठकों का आयोजन भी करूँगी। संपर्क की दृष्टि से ही कोई कार्यक्रम उचित लगता है तो वह भी करूँगी। साथ ही आपके निर्देशों के अनुसार संचार माध्यमों से भेजने के लिए सामग्री चाहिए तो वह भी दूंगी। मुझे यह सब करने में आनंद आएगा। मेरे पास कुछ समय कम रहता है, परंतु मेरे वाहन होने के कारण आना जाना सरल रहेगा। रजनी की बात सुनकर रजनी शर्मा की बात सबको जंची। युवा पीढ़ी लिखने और पढ़ने के स्थान पर सुनना और बोलना ही अधिक पसंद करती है। फिर भी उन पर डॉक्टर रजनी शर्मा के मुद्दे का थोड़ा तो परिणाम हुआ। 2-3 युवक डॉक्टर रजनी शर्मा के सहायक बनने के लिए तत्पर हुए। आचार्य सुमंगला को भी उनकी बात अच्छी लगी। अब उन्होंने विषय वस्तु का मुद्दा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हम सूचना और संदेश के प्रसारण का नेटवर्क अच्छा और परिणामकारी बनाएंगे। अब प्रश्न है कि क्या प्रसारित करना है। विद्यापीठ जो कहना चाहता है उसे प्रस्तुत करने के स्वरूप में लाना होगा। उसमें नियमितता और नवीनता भी होनी होगी। यह सब कैसे करें, इसके सुझाव भी आप दें। इस पर जो सुझाव आए वे इस प्रकार थे। 1. आवश्यकता के अनुसार सूचनाएं तो तैयार हो जाएंगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, परंतु प्रसारित किए जाने वाली किसी भी प्रकार की सामग्री एक ही व्यक्ति से प्राप्त होने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से आवश्यक है। 2. प्रतिदिन कुलपति जी की ओर से 100 शब्दों का लेख व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। इसे फेसबुक और ट्विटर पर भी डाला जा सकता है। आजकल लोग इस माध्यम का प्रयोग बहुत करते हैं। 3. यह लेख वक्तव्य के स्वरूप में भी हो सकता है। 4. टीवी की स्थानिक चैनल प्रति सप्ताह विद्यापीठ के किसी न किसी आचार्य का वक्तव्य प्रसारित हो सकता है। 5. विद्यापीठ समाचार के नाम से भी एक कार्यक्रम चलाया जा सकता है। 6. समूह चर्चा अथवा परिसंवाद का आयोजन भी नियमित अंतराल में हो सकता है। 7. कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण हो सकता है। 8. इन सब बातों के लिए एक टोली बनानी चाहिए जो सामग्री को प्रसारित करने के रूप में ढाल सके। सबको इस कार्य करने के लिए डॉक्टर रजनी शर्मा का नाम ही उपयुक्त लगा। उन्होंने भी स्वीकार किया। आचार्य सुमंगला ने समापन करते हुए कहा, आज की हमारी बैठक अपेक्षा से भी अधिक अच्छी रही। आप सब ने इतना उत्साह और इतनी सक्रियता दिखाई है कि यह संपर्क का कार्य जीवंत और प्रभावी हो जाएगा। विद्यापीठ में जो शिक्षक कार्य चल रहा है उसे प्रभावी ढंग से समाज तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। मैं केवल एक आयाम इसमें जोड़ूंगी। इस वर्ष के अंत में संभवतः हम एक अखिल भारतीय गोष्ठी करेंगे। उसमें देश भर के धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता और शिक्षा का समन्वय कर प्रयोग करने वाले विद्वानों को आमंत्रित करने का हमारा मानस है। इसकी तैयारी हेतु हमें ऐसे लोगों की खोज करनी होगी, उनकी जानकारी प्राप्त करनी होगी। विद्यापीठ की विद्वत परिषद यह कार्य करेगी, परंतु हमें भी उनकी सहायता करनी होगी। आज हम यह बैठक पूर्ण करते हैं। अब तो आप सब विद्यापीठ के कार्यकर्ता ही बन गए हैं। शीघ्र ही इस वर्ष के पाठ्यक्रम शुरू होंगे। आप अपने लायक पाठ्यक्रम में छात्र के नाते भी सहभागी होंगे। हमारी इस टोली की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता रहेगी। इस दिशा में आप सब अपने प्रयास शुरू कर दें। शीघ्र ही आचार्य परिषद की बैठक होगी। उसमें हमारी इस बैठक का व्रत मैं रखूंगी। उस पर चर्चा होगी और हमारी व्यवस्थाएं निश्चित होंगी। आप सबको भी इसकी सूचना मिलेगी और उसी दिन से हमारा संपर्क विभाग भी कार्यरत होगा। आज आप सब इस बैठक में आए और विद्यापीठ के कार्य में सहभागी हुए और अब विद्यापीठ का अंग ही बन गए हैं, इसलिए मैं आप सबको बधाई देती हूँ। बैठक यहाँ पूर्ण हो रही है। आप सबको नमस्कार। पुनः मिलेंगे। आचार्य परिषद की बैठक। पाठ्यक्रम विभाग, विद्वत परिषद और संपर्क विभाग की बैठकें संपन्न हो गईं। संयोजकों ने अपने अपने व्रत तैयार कर दिए। उसके बाद शीघ्र ही आचार्य परिषद की बैठक हुई। सर्वप्रथम तीनों विभागों की संयोजकों ने बैठक का व्रत प्रस्तुत किया। सभी इन बैठकों के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए बहुत प्रश्न आए। संयोजकों ने भी विस्तार से बातें बताई।
बैठकों में उपस्थित संख्या और उपस्थितों की सक्रियता देखकर सब संतुष्ट थे। सबको इस बात का भी संतोष था कि समाज ने पितामही विद्यापीठ को स्वीकृति दी थी और कार्य में सहभागी होने की सक्रियता भी दिखाई थी। तीनों बैठकों की प्रस्तुति पर आचार्य परिषद में विस्तार से चर्चा हुई। उसके परिणाम स्वरूप वर्ष भर के कार्यक्रम निश्चित हुए। वे इस प्रकार थे। 1. पाठ्यक्रम। वर्ष भर में गत वर्ष के 12 पाठ्यक्रमों में जोड़ते हुए नए 8 पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। शेष के लिए तैयारी की जाएगी। गत वर्ष की तरह आचार्य विश्वा इनकी तैयारी करेंगी, कार्य विभाजन करेंगी और घोषणा भी करेंगी, ऐसा निश्चित हुआ। 2. विद्वत परिषद। विद्वत परिषद के नाम निश्चित किए गए। वर्ष भर में विद्वत परिषद की 3 बैठकें होंगी। वर्ष भर में 4 पुस्तकों का निर्माण होगा। इनके विषय और लेखक इस प्रकार होंगे। गृह कौशल, डॉक्टर सत्यवती ठाकर। 2. स्त्री पुरुष विमर्श, डॉक्टर हेमा चतुर्वेदी। 3. सेमेटिक और नॉन सेमेटिक विचारधारा, डॉक्टर मीनाक्षी पटेल। 4. नई पीढ़ी का निर्माण, डॉक्टर कैलाश शाह। इसके साथ ही विद्यापीठ की ओर से प्रतिमास एक लेख प्रसिद्ध किया जाएगा। इसके विषय और लेखक आचार्य विश्वा निश्चित करेंगी। इसका प्रसारण संपर्क विभाग करेगा। वर्ष के अंत में इसकी पुस्तक प्रकाशित होगी। वर्ष के अंत में एक विद्वत गोष्ठी होगी। यह अखिल भारतीय स्वरूप की होगी। इसका विषय रहेगा पितामही विद्यापीठ, संकल्पना एवं स्वरूप। इसकी संयोजक डॉक्टर रजनी शर्मा रहेंगी और मार्गदर्शक आचार्य विश्वा। 3. संपर्क विभाग। युवाओं का उत्साह देखकर सब प्रभावित हुए। विशेष रूप से डॉक्टर रजनी शर्मा की समझ और कार्य की तत्परता की ओर सबका ध्यान आकर्षित हुआ और इसके परिणाम स्वरूप ही उन्हें विद्वत परिषद का संयोजक बनाया गया। संपर्क विभाग में इतने कार्यक्रम निश्चित हुए। प्रतिदिन 5 मिनट का टीवी चैनल पर वक्तव्य, यह बारी बारी से सभी आचार्यों का होगा। 2. प्रतिदिन 100 शब्दों का लेख आचार्य वरदलक्ष्मी का, जो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से प्रसारित होगा। 3. प्रति सप्ताह किसी एक पाठ्यक्रम का टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण। 4. प्रति मास 1 घंटे की पैनल चर्चा। अब इन बातों का क्रियान्वयन ही करना था। गत चर्चा का अनुभव साथ में था ही। संपर्क विभाग नया था पर उनका उत्साह भी अधिक था। इस प्रकार पितामही विद्यापीठ का नए वर्ष का कार्य प्रारंभ हो गया। देखते ही देखते वह फैल भी गया। शिक्षा के एक अभिनव प्रयोग के रूप में उसे ख्याति प्राप्त होने लगी। लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु आने लगे। देश की 2-3 पत्रिकाओं में उसके बारे में लेख प्रकाशित हुए। आचार्य वरदलक्ष्मी तथा अन्य आचार्यों को सक्रिय वानप्रस्थ का अनुभव प्राप्त हो रहा था। अस्तु। राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।